हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैंने एक टॉपिक लिया आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी ओल्ड टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो प्री हो या मेन हो, यानी आपका टेट वगैरह हो या आपका DETR+B KVS वगैरह हो। तो आज का टॉपिक है अधिगम निर्योग्यता, यानी लर्निंग डिसऑर्डर या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है। तो सिंपल सा समझिएगा इस चीज को, यह एक चर अवस्था होती है, यानी एक वेरिएबल स्टेज होती है, यानी कि ये बदल सकती है, परिवर्तनशील होती है। भाई किसी को जितने भी, सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो डिसऑर्डर होते हैं ना, डिसऑर्डर जिनका आगे डिस लगा होता है, डिसऑर्डर का मतलब यही होता है कि जो ट्रीटेबल हो, यानी जो जिनका ट्रीटमेंट किया जा सके, जो ठीक हो सके। ठीक है, तो लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब यही है कि जो परिवर्तनशील हो, यानी जो अधिगम में आ रही समस्या या डिसऑर्डर जो है, विकार जो है, उनको ठीक किया जा सके। तो इनके मेथड होते हैं, जैसे रेमेडियल टीचिंग हो गई, उसके जरिए ठीक किया जा सकता है। जैसे किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो TLM वगैरह से पढ़ा रहे हैं, नई नई टेक्निक, नई नई विधियाँ यूज़ कर रहे हैं, नए नए मेथड, नए नए अप्रोच लगा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, होता है ना फ्रेंड्स। तो इसी के साथ बस जो सिंपल सा यही होता है कि एक परिवर्तनशील अवस्था होती है, सीखने से संबंधित कोई भी विकार अधिगम निर्योग्यता कहलाता है। इसके वर्ड से ही पता चल रहा है। ठीक है, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन टर्म है हमारी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। फ्रेंड्स, ये है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ये 2016 में लागू हुआ था। इससे पहले PWD एक्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि 1995 में लागू हुआ था। उसके अंदर विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका नाम था विकलांगजन अधिनियम, PWD का। इसको 2016 में संशोधित किया गया और PWD एक्ट से RPWD एक्ट नाम दिया गया। RPWD की फुल फॉर्म राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। पहले जो PWD एक्ट था उसके अंदर 7 तरह की दिव्यांगता थी, यानी 7 तरह की डिसेबिलिटीज जोड़ी गई थी। लाइक कोई आइज मतलब देख नहीं सकता, दृष्टिबाधित है, या कोई सुन नहीं सकता, या कोई फिजिकली बोन्स मतलब जिसकी हड्डियों का विकार होता है कुछ, है ना, बोन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे हाथ मुड़ा हुआ होता है, पैर वगैरह में मतलब होती है डिसेबिलिटीज, वो थी। तो इस तरीके की ही इसमें 14 प्रकार की और जोड़ी गई। PWD एक्ट के अंदर क्या था, सिर्फ 7 तरीके थी। और अब 2016 में जब इसका नया नाम दिया गया, विकलांगता से दिव्यांगता नाम दिया गया और इसमें संशोधन किया गया और इसमें 7 से 21 तरह की दिव्यांगता जोड़ी गई, जो आपको जाननी इतनी ज़रूरी है नहीं। वो आप डीप में अलग से पढ़ सकते हो, इतना आएगा नहीं। इतना इसमें बस यही पूछा जाएगा इसका नाम वगैरह, क्योंकि डिसेबिलिटी वाला चैप्टर है तो उसके अंदर ये भी डालना पॉइंट ज़रूरी था, ये इंपॉर्टेंट था। मैं नहीं चाहता कि कोई भी टॉपिक आपका कोई भी पॉइंट बचे और आपको फिर कहीं और से पढ़ना पड़े, फिर फायदा क्या मेरे वीडियो बनाने का। अगर आप 10 जगह फिर भाग रहे हो, परेशान हो रहे हो और कंप्लीट नहीं हो पा रहा चैप्टर, तो कुछ फायदा नहीं है फिर मेरी वीडियो बनाने का। मेरी वीडियो बनाने का मेन एम यही है कि चाहे मैं 1-2 टॉपिक ही डालूँ एक हफ्ते में या एक महीने में, बट ऐसा डालूँ कि आपको दोबारा वो कहीं और से ना पढ़ना पड़े और दोबारा मेरे से भी ना पढ़ना पड़े, एक बारी में आपके समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं यही आशा करता हूँ कि अपने यार दोस्तों को सब में इसको शेयर कर देना वीडियो को, ताकि सबको फ़ायदा हो। और जब आप सबका भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा, तभी आपका भला होगा। ऐसा मत करना कि नहीं भाई मैं अकेले अकेले पढ़ लूँ और किसी को नहीं। तो सबको सेंड कर देना अपने ग्रुप वगैरह में, हर जगह जितना आपसे हो सके। मैंने आपकी हेल्प की है और आप मेरी हेल्प करो। मेरी हेल्प यही होगी कि आप इसको सारे में शेयर करो, और उससे क्या होएगा कि सभी को अच्छा मटेरियल मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी और उनका एग्जाम अच्छे से क्रैक होगा और उनकी दुआएं मिलेंगी। और बस दुआएं चाहिए और क्या चाहिए मेरे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अफेजिया। हो सके तो साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहना और इनको नोट डाउन कर लेना। तो फ्रेंड्स अफेजिया जो होता है, ये होती है हमारी भाषा संबंधी विकार, यानी जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि अफेजिया क्या होता है। तो जो बोलने में दिक्कत होती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास या रिलेशन में किसी बच्चे को ये होता है, कोई इंसान हकलाता है, हकलाने की दिक्कत होती है किसी को, बोलते बोलते मतलब हकलाने लगता है, बोलते बोलते फंस जाता है, बोलता कुछ है और बोलने कुछ और लगता है, जैसे तुतलाता है, कहते हैं ना कि भाई तुतला रहा है ये या हकला रहा है, या बोलने में दिक्कत जो होती है, क्लियर नहीं बोल पाता, साफ नहीं बोल पाता, तो उसको बोलते हैं अफेजिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है डिस्ग्राफिया।
डिसग्राफिया जैसे कि आप इसके नाम से पता लगा सकते हैं, ग्राफ यानी ग्राफ पेपर होता है ना, उस पर हम ड्रॉ करते हैं कुछ भी, तो ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं, तो इससे आप ये ट्रिक बना लेना कि भाई लिखने संबंधी विकार जो भी होते हैं हमारे डिसग्राफिया के अंदर आते हैं। तो डिसग्राफिया होता है हमारा लिखने संबंधी विकार, यानी जिसमें हमें लिखने में दिक्कत होती है। बच्चा एस का उल्टा एस बना देता है, लाइक बच्चा एस बना रहा है तो ऐसे एस बनाने के बजाय वो ऐसे एस बनाता है, तो ऐसी कुछ गलतियां होती है बच्चों से, इस टाइप की गलतियां होती है। ये हमारा आता है डिसग्राफिया के अंदर। प्लस जो कि एक जो मेन वाला एग्जाम होता है हमारा कंपटीशन, उसके अंदर टीचिंग एग्जाम के अंदर डिसग्राफिया का एक और दिया गया था, जो मैं आपको बता दूं कि उसमें हमसे रिटर्न का नहीं पूछा था, कि जैसे क्वेश्चन आया कि लिखने संबंधी की विकार या लिखने से संबंधित समस्या निम्न में से किस में होती है, तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, इनमें से कोई 4 नाम लिख दिए जाएंगे, ठीक है, और उसमें एक डिसग्राफिया होगा। बट एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें लिखा था कि सूक्ष्म गति यानी जो हमारी सूक्ष्म गति यानी जो हमारी माइक्रो एक्टिविटी होती है वो किस में होती है। जैसे हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिखा यहाँ पर, अपना ही नाम लिखा मैंने, अंकित लिखा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, बट कैसी कर रहा हूँ, छोटी कर रहा हूँ, छोटी कर रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ मतलब पर छोटी कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ पर छोटी कर रहा हूँ, है ना। तो इसको ये भी हमारे डिसग्राफिया के अंदर ही आएगा, क्योंकि लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कम मेहनत कर रहे हैं पर लिख रहे हैं ना, कुछ भी लिख रहे हैं। जैसे मान लो हमने लिखा सी लिखा, या हम कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं मतलब लिखने के साथ साथ हमारी कम स्मॉल वाली एक्टिविटी हो रही है, माइक्रो एक्टिविटी हो रही है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, डिसग्राफिया के अंदर, ठीक है। और वैसे बहुत कम पूछा जाता है इस टाइप का, आपसे सिंपल से यही पूछा जाएगा कि लिखने संबंधी विकार या लिखने वाली समस्या किस में होती है, डिसग्राफिया के अंदर। डन। नेक्स्ट हमारा है डिसकैलकुलिया, जिससे आप कैलकुलिया से ही आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना, कि कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कैलकुलिया ऐसी आवाज आ रही है ना, तो यानी ये हमारा किससे हो गया, मैथ से रिलेटेड यानी गणित संबंधी विकार, जिसमें बच्चों के गणित में समस्या होती है। वो कौन सी लर्निंग डिसऑर्डर है, वो है हमारी डिसकैलकुलिया, ठीक है फ्रेंड्स। डन। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया फ्रेंड्स हमारा होता है जिसमें हमें गतिक कौशल संबंधी विकार होते हैं। गतिक कौशल संबंधी कैसे होती हैं, मान लो किसी बच्चे ने 2 बच्चे हैं, किसी ने बॉल फेंकी किसी के पास, तो यहाँ पर जो भी बंदा खड़ा है वो उसने क्या करा, वो इसको कैच नहीं कर पा रहा, जैसे इसने हाथ आगे बढ़ाए कैच करने के लिए, तो उसने क्या करा, वो छूट गई या इसके फेस पर लग गई या कैच नहीं कर पाया। यानी माइंड और जब हमारा जो हमारा मतलब बॉडी है उसका कनेक्शन, मसल्स का कनेक्शन नहीं बन पाता, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, यानी माइंड और हमारी मसल्स। मान लो सामने से बॉल आई, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, किसी ने शॉट मारा, बॉल आ रही है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको कैच करोगे ना। जैसे आप कैच करोगे तो पर आप कैच करनी थी आपको कहीं पर, रोटेशन आपका कहीं और चला गया तो आप कैच नहीं कर पाए, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्रैक्सिया यानी गतिक कौशल संबंधी विकार, यानी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उससे संबंधी, फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं उससे संबंधी विकार, कि हम करना कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि मोस्टली बच्चा बॉल को किक कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बॉल को किक कर रहा है, तो वो किक बॉल को तो कर नहीं रहा, बॉल के ऊपर से किक जा रही है या साइड में से जा रही है। तो इस टाइप की जो मिस्टेक होती है या फिर आप कह सकते हो प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारी होती है डिस्प्रैक्सिया के अंदर। डन। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया फ्रेंड्स ये होता है जब क्या बोलते हैं, हाँ फ्रेंड्स, तो डिस्थीमिया होता है हमारा, जैसे कि आप इनके वर्ड से पता लगा सकते हो, थीम यानी किसी के बारे में आप सोच रहे हो, तनाव में हो, है ना। थीम कहते हैं ना कि इसकी थीम क्या, हम सोच रहे हैं यार थीम क्या है, कुछ ऐसा आप इमेज से बना रहे हो आप अपने माइंड में। तो डिस्थीमिया का मतलब होता है कि गंभीर तनाव की अवस्था, जब आप तनाव से संबंधित किसी समस्या में हो या आप किसी टेंशन में हो। फॉर एग्जांपल आपका सीटेट का एग्जाम है, आपने डीएलएड या बीएड वगैरह की हुई है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, भाई हमको सीटेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद हमको अपने मेन एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर हमको अपनी गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना।
तो अब आपके उसके लिए स्ट्रेस में भी हो। काफ़ी बच्चे तो ऐसे होंगे जो स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो स्ट्रेस ले रहे होंगे, बट ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, स्टूडेंट लाइफ में होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा इस वक्त, आई नो। बट ये डिस्थीमिया आप इस चीज़ से समझो कि भाई गंभीर जब हम स्ट्रेस लेते हैं, यानी डीपली जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसमें होता है। आपके पास सामने क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई बच्चा टेंशन में या स्ट्रेस में कौन से विकार में होता है ना, इस टाइप का। तो या फिर बहुत लेंथी दे देंगे कि बच्चा किसी काफ़ी टाइम से किसी क्लास में अपनी किसी समस्या को लेकर या पूर्व अतीत की कोई घटना को लेकर तनाव में है या तनाव से ग्रसित है, तो वो कौन सी समस्या को फेस कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका डिस्थीमिया। ओके फ्रेंड्स, डन। नेक्स्ट, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में फ्रेंड्स ये होता है कि आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भ्रम की स्थिति उत्पन्न कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गर्ल्स को होती है, मतलब भाई बुरा मत मानना, मैं किसी के भेदभाव नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ, जैसे मेकअप कर लेती हैं लड़कियाँ, सोचती है हम ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, और दूसरे लड़के को देखती हैं कि भाई मैं इससे ज़्यादा बेटर लग रही हूँ, तो मतलब वो अपने आप में ही मतलब क्या करते हैं कि अपने आप को वो अपने दूसरों से कंपेयर करती है। भाई कंपैरिजन तो जब होगा ना कि जब थर्ड पर्सन के लिए दो पर्सनों के बीच में वो कंपैरिजन करेगा कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, बट हम खुद को ही अपने आप को बेस्ट समझते हैं। लाइक मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं क्या सोचने लगूँ भाई अंकित मैं तो सबसे मतलब बलवान हूँ, सबसे ज़्यादा ताकत है मेरे अंदर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, है ना। या मैं सोचने लगूँ मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मुझसे हैंडसम तो कोई है नहीं, या मैं ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, वो लड़का कम हैंडसम लग रहा है। या कोई लड़की सोच रही है कि मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ, वो लड़की कम ब्यूटीफुल लग रही है। यानी जब अपने आप को दूसरे से सुंदर या ताकतवर या लंबा समझना या भ्रम की स्थिति रखना, भ्रम में रहना, यानी कि अपने आप को। डन। नेक्स्ट हमारा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है फ्रेंड्स पठन संबंधी विकार। पठन संबंधी विकार से मतलब जो हम पढ़ते हैं, यानी रीड करते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हम कोई रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने सा लिखा, ठीक है, हमारा सामने सा है, तो हम सा को क्या कर रहे हैं, वाज पढ़ रहे हैं, यानी इसको उल्टा पढ़ रहे हैं। पहले सा है ना SAW, बट हम क्या पढ़ रहे हैं WAS। तो बच्चों को जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। इसमें बच्चा क्या करता है, पठन संबंधी विकार होते हैं, शाह को सा पढ़ रहा है, सा को शाह पढ़ रहा है। मतलब आपने देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वर्ड को अलग ही मतलब वे में बोलते हैं, अलग ही साउंड या अलग ही प्रोनाउंसिएशन उनकी करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आती है हमारी डिसलेक्सिया के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया के अंदर फ्रेंड्स होता है हमारी स्मरण शक्ति कमजोर होना, यानी हमारी मेमोरी लॉस होना, मेमोरी वीक होना, जिसको हम बोलते हैं स्मरण शक्ति कमजोर होना। जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम आप फॉर एग्जांपल आपने कई बार एग्जाम दिए हैं, आप फर्स्ट से लेकर 12th तक आए हो, फिर DLED भी किए, आप जहाँ CTET पे तभी तो आए हो। तो इसमें आपने इतने सारे एग्जाम दिए, तो आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, इनफैक्ट होता ही है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है कि यार ये क्वेश्चन पढ़ा तो था यार, ये वाला चैप्टर करा तो था, इसका ये वाला आंसर था तो सही, पर याद नहीं आ रहा है क्या। तो हम करते हैं ना, दिमाग पर जोर डालते हैं, तो हमारी वहाँ पर क्या हो गई, मेमोरी हमारी थोड़ी वीक हो गई, हमको याद नहीं आ रही है। हमको ये तो पता है कि हमने पढ़ा था, और ये भी पता है ये वाला चैप्टर था, बट हमको प्रॉपर याद नहीं आ रहा कि इसका ऑथर कौन था, या कुछ भी XYZ जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या था, है ना। और या फिर तर्क ना कर पाना, जैसे कि आपके 4 ऑप्शन है सामने किसी क्वेश्चन के, तो आपने 2 तो नेगलेक्ट कर दिए कि भाई ये तो है ही नहीं, रिजेक्ट एकदम मतलब एलिमिनेट ही कर दिए, ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे करते हैं ना, भाई ये तो है नहीं, ये तो हो नहीं सकता, इसका बचे ये 2, इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई सा है ना, करते हैं ना वैसे। तो जो तर्क ना कर पाना, यानी लॉजिक ना कर पाना किसी 2 चीज के बीच में, या स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, ये हमारा आता है फ्रेंड्स डिमेंशिया के अंदर। ओके फ्रेंड्स, डन। बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो में मज़ा भी आ रहा होगा। हो सकता है थोड़ी बोरियत हो रही हो तो फ्रेंड्स, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो फ्रेंड्स से याद ही करने पड़ेंगे आपको। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने याद किए कि किस तरीके से मैंने कंबाइंड करके रियल लाइफ थिंक के साथ, आप भी ऐसे कर सकते हो। आपके आसपास जो भी चीज़ हो, इन वर्ड से जो मैच करती हो, उनकी इमेज के साथ इन वर्ड को कनेक्ट करके आप लर्न कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा माइंड जो है इमेजिनरी चीज़ों को ज़्यादा ही मतलब कैच करता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने अंदर भी इम्प्रूव करूँ और आपको अच्छे से अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। बस मेन मोटिव यही है कि आपकी हेल्प हो
और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या पढ़ रहा है उसके मार्क्स आए अच्छे और उसके आगे जॉब लगे। इससे ज़्यादा आपकी दुआएं मिलेंगी, और क्या चाहिए, दुआएं चाहिए बस, और क्या चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। हाँ, नेक्स्ट है हमारा डिस्फेजिया। अभी हमने पढ़ा है अफेजिया। अफेजिया के अंदर हमने क्या पढ़ा था, भाषा संबंधी विकार। फ्रेंड्स इन दोनों के अंदर ये तीन है, कंफ्यूज मत हो जाना। अफेजिया भाषा संबंधी विकार, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार। भाषा के अंदर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलने लगूँ भाषा को भाषा, भाषा को भाषा बोलने लगूँ भाषा, भाषा है ना, भाषा भाषा, तो ये हो गया अफेजिया। मतलब अटक रहा हूँ, या भाषा ऐसे कर रहा हूँ, ये अटक रहा हूँ मैं, ये हकला रहा हूँ, एकदम प्रॉपर उस तरीके से मैं आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा, तो ये आएगा अफेजिया के अंदर। डिसलेक्सिया के अंदर क्या आएगा कि वर्ड को ही गलत पढ़ना, यानी रीडिंग टाइम पर प्रॉब्लम फेस करना। वैसे बच्चा सही बोल रहा है बट जो टेक्स्ट लिखा है ना उसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होना, ये हो गया डिसलेक्सिया। बट अफेजिया और डिस्फेजिया के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना ये है कि अफेजिया, ये याद रखना हमेशा मेरी बात, गोल्डन लाइन बोल रहा हूँ, याद रखना, जिस भी लर्निंग डिसऑर्डर हो या कैसे भी डिसऑर्डर हो, अधिकतर जो मैंने देखा है, जितना मैंने स्टडी की है, जिसके सामने ए होता है ना, जो ए से स्टार्ट होते हैं वर्ड अफेजिया, ये हमारे होते हैं जो लाइफ टाइम रहते हैं, जिनका इलाज ही नहीं है, जिनको हम ठीक नहीं कर सकते। और जिनके सामने लगा हुआ है डिस, ये वाले होते हैं हमारे जो सोल्व हो सकते हैं इनकी प्रॉब्लम, यानी जो हमारे ट्रीटमेंटेबल है, जो ट्रीटमेंट जिनका हम कर सकते हैं, जो ठीक हो सकते हैं, जिनकी संभावनाएं हैं। डिस्फेजिया और अफेजिया के अंदर माइनर सा यही डिफरेंस है कि अफेजिया ठीक नहीं हो सकता अगर किसी को भाषा संबंधी विकार है तो, और डिस्फेजिया ठीक हो जाएगा अगर उसको बाद में, जन्म के बाद, जैसे 5-10 साल का हो गया बच्चा, उसके बाद उसे दिक्कत हो रही है तो वो ठीक हो जाएगा। बट अफेजिया के अंदर वो जन्मजात प्रॉब्लम होती है उसके, वो ठीक नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बुलिमिया। बुलिमिया इसके अंदर होता है भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या, यानी जो भोजन ग्रहण करते हैं हम उससे संबंधित समस्या होती है। इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि पहले इंसान मतलब अनकंट्रोल डाइट लेता है, मतलब ज़्यादा खाता रहता है, ठूसते रहते हैं, और फिर बाद में उसको वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो बस सिंपल से यही होता है कि मतलब मैनर नहीं होता खाना खाने का, अननेसेसरी चीज़ें खाते रहते हैं और फिर बाद में वेट लॉस के लिए परेशान होते हैं। और लास्ट हमारा बचा प्रोजेरिया। प्रोजेरिया के अंदर आएगा फ्रेंड्स कम आयु में वृद्धि अवस्था के लक्षण, यानी कम एज के अंदर बच्चे मतलब बूढ़े से लगने लगते हैं, मतलब ज़्यादा ही। ये फ्रेंड्स जेनेटिक प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स से बच्चों में आती है। हमारा है नेक्स्ट 12 नंबर, ऑटिज्म। ऑटिज्म फ्रेंड्स एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है, ऐसा एक विकार होता है जिसमें बच्चा या इंसान अपने में ही लीन रहता है, यानी वो दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर पाता, दूसरे के साथ बात नहीं करता ज़्यादा, मतलब अपने अंदर ही अंदर रहता। होते हैं ना, आपने देखे होंगे कि शेम से पर्सन होते हैं कुछ, मतलब खुद ही खुद में खुश रहते हैं, लोन रहते हैं, ज़्यादा कहीं से मतलब नहीं रखते, तो वो ऑटिज्म टाइप के पर्सन होते हैं, उनको ऑटिज्म बोलते हैं, यानी स्वलीन विकार, स्वयं में लीन रहना। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक लाइन को अच्छे से सुनना तभी आपको समझ में आएगा, स्किप मत करना वीडियो बिल्कुल भी। तो ऑटिज्म आपको समझ में आ गया, स्वलीन विकार यानी स्वयं में ही लीन रहना, जैसे कि इसके शब्दों से पता चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, डन। नेक्स्ट सेरेब्रल पॉल्सी या फिर सेरेब्रल डिसफंक्शन, ये दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नाम से आ सकते हैं, बस आप सेरेब्रल को याद रखना, उसके सामने पॉल्सी आ सकता है या डिसफंक्शन आ सकता है लिखा हुआ, दोनों एक ही प्रॉब्लम है, अलग अलग नहीं है। ये होती है मसल्स को कंट्रोल में ना रख पाना, यानी माइंड प्लस मसल्स का कंट्रोल नहीं हो पाता। जैसे हमारा डिस्प्रैक्सिया था, सेम उसके तरह ही, उसका जैसा ही है। उसमें बस ये था कि हम बॉल वगैरह कैच नहीं कर पाते, मतलब उसमें हमारा जो मोटर स्किल होता है उसमें बड़े लेवल पर मतलब नहीं कर पाते, चलने में ही दिक्कत हो रही है इसमें। और इसमें होता है कि हमको क्या होता है, आपने देखा होगा किसी की गर्दन कपती रहती है हल्की हल्की, या किसी के मतलब हाथ हिलते रहते हैं, झंझनाहट सी रहती है हाथ में, हाथ कपते रहते हैं, तो वो यही वाली प्रॉब्लम होती है जिसमें मसल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता माइंड। ठीक है फ्रेंड्स, डन। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस।
पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस ये फ्रेंड्स होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो एकदम रात को डर जाता है। जैसे आप उसको दिन में डराओगे किसी भी चीज़ से, तो उसको एकदम रात को वो चीज़ें सपने के थ्रू आने लगेगी माइंड में। या फिर रियल में एकदम डर जाना, जैसे किसी ने तेज बोला पीछे से, एकदम बोलते हैं ना, अचानक से तेज बोलते हैं तो एकदम डर जाता है बच्चा। तो ये प्रॉब्लम इसमें होती है पुरानी यादें, यानी जो पुरानी यादों का बार बार चिंतन करना। पुरानी यादें बार बार माइंड में आ रही है, किसी ने मान लो किसी का खून करते हुए देख लिया और उसे डर लग रहा है, यार उसने तो मेरे को देख लिया, कहीं वो मेरे को भी ना मार दे, तो बार बार वही चीज़ सपने में देखना होता है ना। मोस्टली जो चीज़ हम देखते हैं वो बार बार हमारे माइंड के सामने, मतलब आंखों के सामने आती रहती है। तो ये वही प्रॉब्लम होती है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस, किसी दबाव के कारण या बुरी घटना के कारण जो बार बार हमारे सामने रिव्यू होती रहती है चीज़ें, उनको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस। डन। नेक्स्ट, ADHD मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हर बार एग्जाम में आया ही आया है और कई एग्जाम में देखा है मैंने, टेट में भी और मेन एग्जाम के अंदर भी। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, कई बार तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके अंदर फ्रेंड्स बस ये ध्यान रखना कि अटेंशन डेफिसिटी, आप जैसे देख पा रहे हो कि ज़्यादा सक्रिय रहता है इसमें, तो हाइपर एक्टिव रहता है, और शांति से ना बैठ पाना, और सबसे मेन होता है इसमें कि ध्यान ना लगा पाना किसी भी चीज़ के अंदर। आपने देखा होगा, कई आपके घर में बच्चे होंगे, आसपास होंगे, या आप टीचिंग प्रैक्टिस पे गए होंगे, आपने DLED BLED जो भी किया हुआ है, तो आप जब ट्रेनिंग पे गए होंगे, आपने देखा होगा आपके क्लासरूम में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब ज़्यादा ही हाइपर होते हैं, जो मतलब बैठते नहीं है एक तरफ, मतलब अपनी डेस्क पे सही से नहीं बैठते, अपनी सीट पर बार बार उठते हैं, बदतमीजी करते हैं, कुछ भी करते हैं, बार बार एक्टिविटी करते हैं, कोई बॉल फेंक रहा है उसके ऊपर कॉपी फेंक रहे हैं, पेन फेंक रहे हैं, करते हैं ना एक्टिविटी ज़्यादा। तो ये वही वाला विकार होता है अटेंशन डेफिसिट, यानी ध्यान ना लगा पाना, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अति सक्रिय विकार। ठीक है फ्रेंड्स, ये 15 इंपॉर्टेंट थे, 15 के 15 आपको अच्छे से याद करने हैं, और मैंने अच्छे से समझाया है, आपको रिलेट करके बताया रियल लाइफ से। और अपने वर्ड में अपने नोट्स खुद बनाओ, और जो जो मैंने कहा है ध्यान से वीडियो को चाहे दोबारा देख लेना, दोबारा सुन लेना अच्छे से, और बना लो। इससे बाहर आपके डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर किसी ने मतलब पूरा चैप्टर टोटली ही कंप्लीट कराया हुआ है इस तरीके से, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कुछ था नहीं। जितने मैंने स्टडी की है, जितना मैंने पढ़ाई की थी, अपनी कंपटीशन की तैयारी की थी, सारा मैंने मटेरियल निकाल कर निचोड़ एकदम आपको दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मैंने, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है और आपको टोटल सब कुछ करा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब चैनल जरूर करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे और टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, टेक केयर, बाय बाय।